दोस्तों सोचो, एक ऐसा यूरोप जहां अमेरिका पहले जैसा सिक्योरिटी शील्ड प्रोवाइड नहीं करता, जहां नेटो का सबसे पावरफुल पिलर धीरे धीरे पीछे हट रहा हो और सवाल ये हो क्या यूरोप खुद अपनी रक्षा कर सकता है। तो आज इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे। कोल्ड वॉर के बाद एक सिस्टम बना था, सिंपल सा रूल था, यूरोप सेफ रहेगा क्योंकि अमेरिका उसके पीछे खड़ा है। जर्मनी में यूएस के टेंस ऑफ थाउजेंड्स ट्रूप्स, ईस्टर्न यूरोप में फॉरवर्ड प्रेजेंस और नाटो का पूरा स्ट्रक्चर लार्जली यूएस के कंट्रोल में। लेकिन अब गेम चेंज हो रहा है, अमेरिका का फोकस शिफ्ट हो रहा है। एशिया, चाइना, इंडो पैसिफिक ये सब नए प्रायोरिटीज बन चुके हैं। और सबसे बड़ा सिग्नल तब मिला जब ओपनली कहा गया अमेरिका यूरोप का परमानेंट सिक्योरिटी गारंटर नहीं बन सकता। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी। अब प्रॉब्लम क्या है, यूरोप ने डिकेड्स तक अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर रखी थी, मतलब खुद स्ट्रांग होने की जगह रिलायंस बना लिया यूएस पर। आज अगर अमेरिका अपने ट्रूप्स कम करता है तो यूरोप के सामने एक बड़ा गैप क्रिएट हो सकता है। और ये गैप सिर्फ नंबर्स का नहीं है, कैपेबिलिटी का है। चलो थोड़ा ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। अमेरिका के ट्रूप्स यूरोप में मोस्टली जर्मनी में बेस है, अराउंड 40,000 ईस्टर्न यूरोप में भी प्रेजेंस है, पोलैंड, रोमेनिया, बाल्टिक स्टेट्स। ये फोर्सेस सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये एक रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम का पार्ट है। अगर कल रशिया बाल्टिक स्टेट्स पर मूव करता है तो ये फोर्सेस तुरंत रिएक्ट करते। अब सोचो अगर ये सिस्टम ही कमजोर हो गया तो रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा और डिटरेंस टूट जाएगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, यूरोप वीक नहीं है। एक्चुअली यूरोप के पास काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एसेट्स है, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स, नाइव्स, टैंक्स। लेकिन प्रॉब्लम है एनेबलर्स की। सिंपल लैंग्वेज में समझो, लड़ाई सिर्फ गन से नहीं जीती जाती, सिस्टम से जीती जाती है। जैसे एयर टैंकर्स जो फाइटर जेट्स को हवा में फ्यूल देते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो ट्रूप्स को जल्दी शिफ्ट करते हैं, सैटेलाइट्स जो एनिमी की मूवमेंट ट्रैक करते हैं। और यहाँ यूरोप काफी हद तक यूएस पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर अमेरिका सपोर्ट हटा देता है तो यूरोप का पूरा सिस्टम स्लो हो सकता है। अब असली सवाल, यूरोप करे क्या? इसका आंसर एक सिंपल स्टेप नहीं है, ये एक फुल ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के 5 मेजर पिलर्स है। सबसे पहला, ग्राउंड फोर्सेस। अगर यूएस अपनी आर्मी वापस बुलाता है तो यूरोप को अपनी रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स क्रिएट करनी होगी। प्रपोजल ये है कि यूरोप एक परमानेंट 1 लाख ट्रूप्स की हाई रेडीनेस फोर्स बनाए। सोचो एक यूनिफाइड यूरोपियन आर्मी जो हमेशा रेडी हो। इसमें स्पेन, इटली जैसे कंट्रीज का बड़ा रोल हो सकता है। इनके पास ऑलरेडी लार्ज आर्मीज है, बस उन्हें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर डिप्लॉय करना होगा। ये एक बोल्ड आइडिया है, लेकिन बिना इसके यूरोप वल्नरेबल रहेगा। दूसरा इशू, इक्विपमेंट का जंगल। यूरोप की हर कंट्री का अपना सिस्टम है, अलग टैंक्स, अलग एयरक्राफ्ट, अलग वेपन्स। ये सब एक साथ काम करते वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेंटेनेंस टफ हो जाता है, लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और वॉर में कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है डिले। इसलिए यूरोप को अपने इक्विपमेंट को स्टैंडर्डाइज करना होगा। एक कॉमन सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड फोर्स। ये काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन स्केल बहुत छोटा है। तीसरा, एम्यूनिशन और स्टॉक पाइल्स। ये सबसे अंडररेटेड प्रॉब्लम है। यूरोप के पास वेपन्स तो है, लेकिन एमो लिमिटेड है। और मॉडर्न वॉर में एमो कंजम्पशन इंसेन होता है। यूक्रेन वॉर ने ये क्लियरली दिखा दिया है। अगर यूरोप ने अपने स्टॉक पाइल्स बिल्ड नहीं किए तो वो फर्स्ट फेज में ही वीक पड़ सकता है। और रशिया जैसा ओपोनेंट लूजेस एब्जॉर्ब करके फाइट कंटिन्यू कर सकता है। मतलब वॉर एंड्योरेंस यूरोप के लिए बिगेस्ट चैलेंज है। चौथा, यूएस डिपेंडेंसी कम करना। शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूरोप को अपने सैटेलाइट्स, इंटेलिजेंस सिस्टम्स और सर्विलेंस कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी ही होगी। वॉर सिर्फ सोल्जर्स का नहीं होता, इंफॉर्मेशन का होता है। जो बेटर इंफॉर्मेशन रखता है वही जीतता है। पांचवा, कमांड स्ट्रक्चर। आज नाटो का कमांड लार्जली यूएस के कंट्रोल में है। अगर कल यूएस डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता तो क्या यूरोप अपने आप को कोऑर्डिनेट कर पाएगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए यूरोप को अपने इंडिपेंडेंट कमांड सिस्टम्स बिल्ड करने होंगे, एक ऐसा सिस्टम जो यूएस के बिना भी काम करे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल लेयर भी है। अमेरिका के स्टैंस ये नहीं है कि वो कंप्लीटली एग्जिट करेगा। वो सपोर्ट करेगा, वेपन्स देगा, इंटेलिजेंस शेयर करेगा, लेकिन फ्रंट पर लड़ने नहीं आएगा। मतलब यूक्रेन मॉडल। और ये यूरोप के लिए एक वेकअप कॉल है। अब बात करते हैं मनी की। डिफेंस चीप नहीं होता। यूरोप ऑलरेडी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है 3.5% से 5% जीडीपी तक। लेकिन सिर्फ स्पेंडिंग इनफ नहीं है, स्मार्ट स्पेंडिंग जरूरी है। एक आइडिया ये है कि यूरोप जॉइंटली बोरो करे, जैसे कोविड के टाइम किया था। एक बड़ा फंड क्रिएट करे और उससे डिफेंस इंडस्ट्री बूस्ट करे। इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी और कॉस्ट कम होगी। दूसरा आइडिया, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। आज यूरोप में 27 अलग डिफेंस सिस्टम्स है। हर कंट्री अपना खुद का सिस्टम चलाता है, जिसका रिजल्ट डुप्लीकेशन, इनएफिशिएंसी, वेस्ट। अगर यूरोप एक कॉमन प्रोक्योरमेंट सिस्टम बना लेता है
तो वो सेम पैसे में ज्यादा पावर क्रिएट कर सकता है। और सबसे लास्ट, माइंडसेट चेंज। ये सब टेक्निकल चेंजेस तब तक काम नहीं करेंगे जब तक यूरोप अपनी थिंकिंग चेंज नहीं करता। डिकेड्स तक यूरोप ने पीस एज्यूम किया, वॉर को एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी माना, लेकिन अब रियलिटी अलग है। रशिया के एक्शंस ने ये क्लियर कर दिया है कि यूरोप के बॉर्डर्स पर थ्रेट रियल है, और अगर यूरोप ने अब प्रिपेयर नहीं किया तो कल बहुत लेट हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट एंगल समझना जरूरी है, टाइम फैक्टर। डिफेंस बिल्ड करना कोई 6 महीने का काम नहीं होता, ये सालों का प्रोसेस होता है। अगर आज यूरोप डिसाइड भी कर ले कि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है तो भी उसको फुल्ली रेडी होने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। और प्रॉब्लम यही है, थ्रेट इमीडिएट है, प्रिपरेशन स्लो है, ये गैप सबसे डेंजरस है। दूसरा एंगल, पॉलिटिकल यूनिटी। यूरोप एक कंट्री नहीं है, 27 अलग अलग देश है, अलग इंटरेस्ट, अलग पॉलिटिक्स। कोई रशिया से डायरेक्ट थ्रेट फील करता है जैसे बाल्टिक स्टेट्स, कोई इतना सीरियस नहीं लेता जैसे कुछ वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज। अब जब थ्रेट परसेप्शन ही अलग हो तो रिस्पॉन्स भी डिवाइडेड होता है, और वॉर के टाइम डिवीजन का मतलब होता है वीकनेस। एक एग्जाम्पल समझो, अगर कल इमरजेंसी आती है और डिसीजन लेने में डिले होता है तो एनिमी को एडवांटेज मिलता है। इसलिए यूरोप को सिर्फ मिलिट्री बिल्ड नहीं करना, डिसीजन मेकिंग फास्ट करना भी जरूरी है। तीसरा एंगल, इंडस्ट्री। वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं जीता जाता, फैक्ट्रीज में जीता जाता है। अगर आपके पास वेपन्स बनाने की कैपेसिटी नहीं है तो आप लॉन्ग वॉर सस्टेन नहीं कर सकते। यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रांग है लेकिन फ्रेगमेंटेड है। हर कंट्री अपनी प्रोडक्शन करता है, कोऑर्डिनेशन कम करता है, इसलिए आउटपुट लिमिटेड रहता है। अगर यूरोप अपनी इंडस्ट्री इंटीग्रेट कर लेता है तो वो यूएस के लेवल का प्रोडक्शन सिस्टम क्रिएट कर सकता है। चौथा एंगल, पब्लिक माइंडसेट। ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर है। यूरोप की सोसाइटी डिकेड से पीस में जी रही है, लोगों को वॉर का रियल एक्सपीरियंस नहीं है, और जब तक पब्लिक रेडी नहीं होती तब तक गवर्नमेंट बोल्ड डिसीजंस नहीं लेती। डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना, आर्मी एक्सपांड करना, ये सब पॉलिटिकली सेंसिटिव डिसीजंस होते हैं, और अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं हुआ तो ये चेंजेस स्लो हो जाएंगे। पांचवा एंगल, न्यूक्लियर डिटरेंस। ये एक साइलेंट फैक्टर है। यूरोप के पास लिमिटेड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, मेनली फ्रांस के पास, लेकिन यूएस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला यूरोप के लिए एक मेजर शील्ड रहा है। अगर यूएस का रोल कम होता है तो न्यूक्लियर डिटरेंस का क्वेश्चन उठता है, क्या यूरोप अपना इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी बनाएगा? ये एक कंट्रोवर्शियल लेकिन इंपॉर्टेंट डिबेट है। और सबसे लास्ट, ट्रस्ट। यूरोप और अमेरिका का रिलेशन सिर्फ मिलिट्री नहीं, ट्रस्ट पर बेस्ड है। अगर यूरोप को लगता है कि यूएस कभी भी पीछे हट सकता है तो वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा, और अगर यूएस को लगता है कि यूरोप सेल्फ रिलायंट हो रहा है तो वो और जल्दी पीछे हट सकता है। ये एक फीडबैक लूप है, इसलिए आज यूरोप एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। या तो वो अडेप्ट करेगा या फिर सिस्टम कोलैप्स का रिस्क लेगा। एक और चीज जो अक्सर इग्नोर होती है वो है लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स। वॉर के टाइम सिर्फ आर्मी होना काफी नहीं होता, उन्हें क्विकली मूव करना भी उतना ही जरूरी होता है। आज के वक्त में यूरोप के रोड्स, रेल नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फुल्ली मिलिट्री मूवमेंट के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। अगर कल इमरजेंसी आए तो ट्रूप्स और हैवी इक्विपमेंट्स को ईस्ट यूरोप तक पहुंचाने में डिले हो सकता है, इसलिए यूरोप को मिलिट्री मोबिलिटी पर भी इन्वेस्ट करना होगा। सिंपल टर्म्स में हाईवेज और रेलवेज को भी वॉर रेडी बनना होगा, क्योंकि स्पीड ही सर्वाइवल डिसाइड करेगी। फाइनल बात, यूरोप के पास कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन की और पॉलिटिकल विल की। अगर यूरोप अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ को यूज करे तो वो अपनी सिक्योरिटी खुद हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर वो डिवाइडेड रहा तो यूएस के बिना सिस्टम वीक पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक डिफेंस स्ट्रेटेजी का टॉपिक नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट की स्टोरी है। एक ऐसा मोमेंट जहां यूरोप को डिसाइड करना है क्या वो खुद एक पावर बनेगा या हमेशा किसी और के शेडो में रहेगा। और असली सवाल ये है, क्या यूरोप रेडी है अमेरिका के बिना खुद खड़ा होने के लिए? तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनामिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।